सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के उज्जवल सुनहरे और गुलाबी लाल पीले नीले जो भी सारे के सारे हर तरह के भविष्यों। तो लास्ट वीडियो में थोड़ा ऑडियो क्वालिटी का प्रॉब्लम आया था, राइट? हाँ, इसके अलावा ये तो हो गया नेगेटिव बात, लेकिन क्या डिस्कस किया था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, राइट? ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, वहाँ पर कुछ चार्जेस ला के अगर आप रखो, सिस्टम बनाओ, तो उसके लिए जो भी पूरा सिस्टम का एनर्जी बनता है, पोटेंशियल एनर्जी, उसका हमने डेरिवेशन किया था। बहुत ही लल्लू सा डेरिवेशन था। आज का भी टॉपिक बहुत ही लल्लू है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है? पिछले टॉपिक्स के कंपैरेटिवली ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक डेरिवेशन है और इसके साथ हम कुछ स्पेशल केसेस भी डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से देखना और कुछ भी कहीं पर भी कॉन्सेंट्रेशन ना टूटे। नोटबुक पेन ले लो, साथ में लिखते रहोगे तो बेहतर है, टाइम बचेगा। बाकी इंडिया डेमोक्रेसी है, आज़ाद हैं सब, ठीक है? तो बात करें एक डायपोल की इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अब इसमें भी ना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की है मैंने, ठीक है? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हो सकता है, बट हमारे लिए वो हमारे सिलेबस में नहीं है और ना हमको उसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आने वाला है, ना तो बोर्ड में ना तो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है? हमारे लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो लेना है हमको, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही लेना है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल निकालेंगे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो पहले अपन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा देते हैं, ठीक है? अपन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे दिखाते हैं? इक्वली स्पेस्ड लाइन्स से दिखाते हैं अपन, ठीक है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके अंदर अपन एक डायपोल रख ले रहे हैं, ठीक है? डायपोल को मैं कुछ सपोज इस तरह से रख रहा हूं। अरे यार, ये कैसे बना दिया? तो ये मेरा डायपोल है। ऐसी कोई लाइन तो होती नहीं है, पर मैंने लाइन बनाई है, हर बार अपन बना ही रहे हैं, ठीक है? एक्चुअली में ऐसी कोई लाइन तो नहीं होती है, तो पता है ना हमको। ये माइनस क्यू चार्ज मेरा और ये मेरा प्लस क्यू चार्ज, ओके? अब डायरेक्शन थोड़ा मेंशन कर दें अपन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ना, वो इस तरफ है। आपके डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? माइनस से प्लस चार्ज की तरफ होता है ना? यानी आपका पी वेक्टर का डायरेक्शन होगा ये वाला, पी वेक्टर का डायरेक्शन ये इस तरफ, ठीक है? क्लियर है? अच्छा, जो डिस्टेंस होता है दोनों के बीच में, माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज के बीच में, इसको हम 2a बोल दे रहे हैं। 2a बोलो, 2l बोलो, l बोलो, d बोलो, कुछ भी बोलो, पर हम अपने जहां भी हमने जो भी वीडियोस डिस्कस किए हैं सब में हमने डिस्टेंस 2a लिया हुआ है, बुक में भी 2a लिया हुआ है, हम वही लेके चलेंगे, ठीक है? अच्छा, तो दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस 2a हो गया, डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में है। अच्छा, अब इसके बाद एक चीज और लेना है हमको कि हमारा डायपोल जो है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ θ1 डिग्री का एंगल या θi एंगल बना रहा है। सपोज कितना? θi एंगल बना रहा है, ओके? अब बोलोगे इसके पहले जितने भी हमने एक डिस्कशन किया था टॉर्क वाला, राइट? उसमें खाली थीटा लिया था, यहाँ पर हम θi ले रहे हैं, ठीक है? क्यों ले रहे हैं वो अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा, ओके? तो इतनी सारी चीजें हमने एज्यूम की, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया यूनिफॉर्म, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मेरे मतलब ऐसे नहीं, आपके हिसाब से देखो तो लेफ्ट से राइट की तरफ है, ठीक है? ओके। और ये डायपोल मोमेंट हमारा पी वेक्टर जो है वो कितना एंगल बना रहा है हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ? θi। क्लियर है? अच्छा, अब हमको ये पता है कि जब कोई डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, ठीक है, तो उस पर लगने वाला जो नेट फोर्स होता है वो 0 होता है, ठीक है? एक प्लस क्यू चार्ज इस तरफ लग रहा, फोर्स इस तरफ लग रहा होगा और दूसरा क्यू फोर्स इस तरफ लग रहा होगा, है ना? माइनस क्यू मतलब डायरेक्शन सेंस में ले तो इस तरफ, ठीक है? क्यू फोर्स इस तरफ और क्यू फोर्स इस तरफ, दोनों तरफ क्यू वैल्यू का फोर्स लगता है, जिसकी वजह से नेट फोर्स हमारा 0 हो जाता है। लेकिन टॉर्क 0 नहीं होता, वहां पर हमको टॉर्क मिलता है कुछ, है ना? ये हमने पढ़ा हुआ है। ओके, तो वो टॉर्क आपको कैसे मिलेगा? टाउ इज इक्वल्स टू पी बार क्रॉस ई बार, ऐसे ही मिलता है हमको, पक्का है ना? टॉर्क जो है वो इसको क्या करता है? रोटेट करने की कोशिश करता है ना? अगर आपने किसी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है, ठीक है, और किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर रख दिया, सपोज θ1 एंगल पर आपने इसको अलाइन किया हुआ है, ठीक है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ θ1 एंगल बनाता हुआ, ये डायपोल आप ऐसे रखोगे तो ये ऐसे रहेगा नहीं, ठीक है? नेट फोर्स तो 0 है, तो कहीं ना उधर जाएगा ना कहीं इधर जाएगा, लेकिन रोटेशनल फोर्स लगेंगे, टॉर्क उसके ऊपर लग रहा है, वो उसको घुमाने की कोशिश करेगा। और इसको कब तक घुमाएगा? जब तक कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अलाइन नहीं हो जाता, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड के
डायरेक्शन में अलाइन हो जाए, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट अलाइन हो जाए, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वो पैरेलल हो जाए या एंटी पैरेलल, जो भी बोलो, ठीक है, उसके साथ अलाइन नहीं हो जाता, तब तक ये टॉर्क इसको घुमाने की कोशिश करता है। ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं बिहेवियर ऑफ डायपोल इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो केस डिस्कस किया था, ठीक है, वहां हमने सारी चीजें डिस्कस की हुई हैं। ओके, तो इसका रोटेशन होने वाला है, और ये रोटेशन तब तक होगा जब तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अलाइन नहीं हो जाता। अभी पर्टिकुलर किसी एंगल पर है ना, ये किसी मतलब ये जाएगा और ऐसे घूमेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अलाइन हो जाएगा। ओके, अच्छा, लेकिन हम इसे अलाइन नहीं होने दे रहे हैं, ठीक है। मान लो ये पहले कहीं अलाइन था, हमने इसको घुमाने की कोशिश की, ठीक है, हमने थोड़ा सा इसको रोटेट किया, ठीक है, क्या किया हमने इसको थोड़ा सा रोटेट किया। अच्छा, अब बात आ जा रही है, आपको कैलकुलेट क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है ना। अच्छा, आपने जो भी चार्जेस के रिगार्डिंग पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस किया, आपने एक चार्ज लाकर रखा या पूरा सिस्टम बनाया, तो आपने कैसे कैलकुलेट किया पोटेंशियल एनर्जी, जो जैसे कि फॉर एग्जांपल लास्ट वीडियो की ही बात कर लूं, तो हमको जितने भी चार्जेस लाकर रखने थे सिस्टम बनाने के लिए, तो वो सारे चार्ज इकट्ठा करने के लिए आपने जो वर्क किया, ठीक है, वही टोटल वर्क आपका सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कहलाया, राइट। सारे जो वर्क डन थे उन्हीं को आपने समराइज कर दिया, तो वो सॉरी सबको एडअप कर दिया, तो आपका बन गया क्या टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। इस बार भी अपन देखें तो ये एक टॉर्क सॉरी एक डाइपोल है ना। इस डाइपोल को, ठीक है, अगर मैं एक पर्टिकुलर एंगल से घुमाऊं, ठीक है, तो उसे घुमाने के लिए मुझे वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टॉर्क इसको किसी और तरीके से घुमाने की कोशिश कर रहा है, हम इसको उसके ऑपोजिट घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? टॉर्क चाहता है कि ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अलाइन हो जाए। हम नहीं इसको अलाइन होने देना चाहते हैं, हम इसको घुमाना चाहते हैं, हम इसको मूव करना चाहते हैं। तो टॉर्क उसको उस तरफ मूव करना चाह रहा है, तो आप क्या करोगे? आपको इसको घुमाने के लिए बाहर से वर्क करना पड़ेगा, बराबर है, वर्क करना पड़ेगा आपको। तो जो वर्क आप करोगे वही वर्क इसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। बोल सकते हैं अपन, जो वर्क डन है इस सिस्टम को चेंज करने के लिए आपने जितना वर्क डन किया, वही वर्क डन आपका इसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। अरे यार सिंपल सी बात है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट जमीन पर रखा हुआ है, आप मानते हो कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है, ठीक है, आप इसको यहां से ऊपर ले जा रहे हो, जमीन से उठा के ऊपर ले जा रहे हो, तो ऊपर ले जाने के लिए आपने वर्क किया, राइट, अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो आपने वर्क किया वही वर्क तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है ना। जितना वर्क आपने नीचे से ऊपर जाने के लिए किया, वहां उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा, वो वर्क उसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की हुई है ना। तो वैसे ये भी है कि ये तो अलाइन होना चाहता था इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, लेकिन आप इसको घुमा रहे हो, आप इसको मूव करवा रहे हो, तो आपने इसको जैसे ही रोटेट किया, जितना रोटेट किया, और जितना रोटेट करने के लिए आपने जितना वर्क किया, वो वर्क उसका पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। और ज्यादा रोटेट किया आपने ऑपोजिट में, तो आपने और ज्यादा वर्क किया होगा, तो और ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। समझ में आया? तो जिस तरह से आप इसका रोटेशन करवाओ, जितना रोटेशन करवाओ, उसके लिए आप जितना वर्क करो, वही वर्क उस टाइम उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। क्लियर है इतना? ओके। तो अल्टीमेटली हमको करना क्या है? वर्क कैलकुलेट करना है। क्लियर है? क्या करना है हमको? वर्क कैलकुलेट करना है। ओके। अब ये टी टाउ इज इक्वल टू पी बार क्रॉस ई बार जो है, इसको हम पी ई साइन थीटा भी तो लिखते हैं, लिख सकते हैं ना, स्केलर फॉर्म में लिख दिया मैंने इसको। ओके, अच्छा, ये हो गया मेरा एक वैल्यू, ठीक है। अच्छा, आपको क्या कैलकुलेट करना है? वर्क कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? वर्क। ओके। अब वर्क डन, मुझे ये बताओ कि ये जो टॉर्क है, यहां जो टॉर्क लगता है पीई साइन थीटा, ये हर जगह पर सेम वैल्यू का टॉर्क लगेगा या अलग अलग पोजीशन पर टॉर्क की वैल्यू अलग अलग होगी? मतलब कांस्टेंट टॉर्क है कि वेरिएबल टॉर्क है? ये बताओ, सोचो भाई, सीधी सी बात है। पी और ई, पी डायपोल मोमेंट हो तो फिक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी फिक्स है, लेकिन साइन थीटा एंगल तो चेंज हो रहा है, यानी जैसे जैसे आप एंगल चेंज करोगे टॉर्क चेंज होगा, यानी कि टॉर्क कैसा है? वेरिएबल है। क्लियर है? टॉर्क कैसा है? वेरिएबल है। तो वेरिएबल फोर्स के लिए जो वर्क डन कैलकुलेट करते हैं हम, उसमें इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, है ना, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, है ना। तो वैसे ही वर्क डन बाय वेरिएबल टॉर्क, ठीक है, वर्क डन बाय वेरिएबल टॉर्क, उसके लिए भी आप क्या यूज करोगे? इंटीग्रेशन यूज करोगे। कैसे यूज करोगे? आपको वर्क का फॉर्मूला कैसे मिलता है? इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी थीटा। अब ये डी थीटा क्या है? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। जैसे आप क्या करते हो? एफ डी एक्स करते हो इंटीग्रेशन, या बोलो एफ बार डॉट डी एक्स बार, या एफ बार डॉट डी आर बार, थोड़े पिछले हमने वीडियोस में किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो जहां से जहां तक आपने मूव किया, फॉर एग्जांपल मेरा एक ऑब्जेक्ट है, यहां से यहां तक मैं ले गया, ठीक है, 1 से 2 तक, तो इस रास्ते में पूरा मेरे को जो भी वर्क करना था, अच्छा यहाँ पर लग रहा है वेरिएबल फोर्स, तो वर्क डन मुझे कैसे मिला? 1 to 2 इंटीग्रेशन 1 to 2 एफ बार डॉट
डी आर बार, या अगर ये एक्स में लो तो डी एक्स बार, जो भी बोलो, ठीक है। इसी को अपन 1 to 2 एफ डी आर या एफ डी एक्स जो भी हो उस तरह से लिख के इंटीग्रेट कर देते हैं, याद हो तो, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर इस केस में क्या हो रहा है, टॉर्क लग रहा है और वेरिएबल टॉर्क है, तो उसका वर्डन हम कैसे निकालेंगे, टाउ डी थीटा, लिमिट्स भी डालेंगे, ऑफ कोर्स डालेंगे, इंटीग्रेशन की लिमिट्स डालनी पड़ेगी। आप जिस पोजीशन से पहले वो जिस पोजीशन पर था वहां से घुमाकर आप जिस पोजीशन पर ले गए, ठीक है, तो जिस पोजीशन पर पहले था वो वैल्यू यहां डालेंगे और घुमाने के बाद जिस पोजीशन पर आप ले गए वो वैल्यू यहां पर डालेंगे, इनिशियल लिमिट से फाइनल लिमिट, ठीक है, टाउ डी थीटा। ओके, पक्का, सच्ची, ओके। तो इस तरह से आपको मिलेगा वर्क डन, ठीक है। डी थीटा क्यों लिया हुआ है, जैसे हम यहाँ पर छोटे छोटे हिस्से लेते हैं dx dx dx, वैसे हम धीरे धीरे इसको रोटेट करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको वी विल रोटेट द डायपोल वेरी स्लोली विथ वेरी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। भाई 11th स्टैंडर्ड पढ़ा तो था ना आपने, ये जो मैं ये टाउ डी थीटा लिख रहा हूं इसका कॉन्सेप्ट तो पता है ना आपको। वेरिएबल टॉर्क का अगर वर्क डन कैलकुलेट करना है, अगर वेरिएबल फोर्स का करना हो तो फोर्स के साथ डिस्प्लेसमेंट लेते हो, है ना, और अगर वेरिएबल टॉर्क का करना है तो टॉर्क के साथ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लोगे, है ना। डी थीटा क्या आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना। जब लीनियर की बात कर रहे थे, ट्रांसलेशनल की बात कर रहे थे, तो फोर्स के साथ ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट या लीनियर डिस्प्लेसमेंट ले रहे थे। रोटेशनल में आ गए हैं हम, यानी टॉर्क की बात कर रहे हैं, तो हम रोटेशनल के हिसाब से ही डिस्प्लेसमेंट यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेंगे। क्लियर है ना। अच्छा, तो आपको जैसा कि सेम आपने वर्क डन चार्जेस के केसेस में किया हुआ है ऑलरेडी, हमने जो पोटेंशियल एनर्जी वगैरह निकाला था, याद हो तो हमने क्या बोला था, हम धीरे धीरे मूव करते हैं ताकि एक्सेलरेशन ना हो, एक्सेलरेशन जीरो रहे, है ना। तो वैसे यहां पर जब आप रोटेशन करवाओगे ना इस डायपोल का, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप स्मॉल स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स करवाओगे, ठीक है, और बहुत धीरे धीरे कराओगे, ठीक है, सो दैट एंगुलर एक्सिलरेशन क्या रहेगा इसका, इज जीरो, एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो रहे, ठीक है, तो ही आपको एक्चुअल वर्क डन मिलेगा, ठीक है। ये ऑलरेडी हमने चीजें पहले भी डिस्कस की हुई हैं, जब हमने पोटेंशियल एनर्जी डिराइव की थी तो हमने कहा था धीरे धीरे मूव करेंगे ताकि एक्सेलरेशन ना हो, एक्सेलरेशन होने से प्रॉब्लम होती है ना कि आपको जो एनर्जी का रिजल्ट मिलेगा वो गलत मिलेगा, तो वही चीज़ यहाँ पर वापस से अप्लाई हो रही है, ठीक है। वो चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं, कई बार, यही कह रहा हूँ, नोटिस करना, बराबर है, ठीक है। चिल्ला क्या रहे हो, सामने सीधा इधर पढ़ाओ, हाँ भाई पढ़ा रहा हूँ। तो वी विल रोटेट द डायपोल वेरी स्लोली विथ वेरी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सो दैट एंगुलर एक्सेलरेशन इज जीरो। इज दैट क्लियर? ओके, so let's move to work, that is integration p, okay, tau d theta, okay। अब लिमिट भी डालना रहेगा आपको, लिमिट क्या डालोगे आप, तो आप मानो कि पहले इसका पोजीशन क्या था, थीटा आई था, और आपने जब इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, तो अब इसका जो पोजीशन हो गया वो थीटा एफ हो गया। क्लियर है क्या कह रहा हूं, समझ में आ रहा है? मतलब इसको थोड़ा सा बाहर वापस बना के दिखा दो आपको, मतलब पहले आपने इसको ऐसे रखा हुआ था, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल बना रहा था थीटा आई, ठीक है। अब आप इसको रोटेट कर रहे हो ना, आप इसको रोटेट करवा रहे हो, तो आपने रोटेट करवा के ऐसा कर दिया, है ना, पहले इसका ये पोजीशन था, अब नया पोजीशन उसका ये हो गया, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो उसका एंगल बन रहा है उसको हमने थीटा एफ बोल दिया, ठीक है। तो इनिशियल एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ था थीटा आई, और थोड़ा रोटेट करने के बाद यानी डी थीटा का डिस्प्लेसमेंट करवाने के बाद जो नया एंगल बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वो थीटा एफ है। तो वही मैंने लिखा है इनिशियल लिमिट्स थीटा आई से थीटा एफ फाइनल लिमिट तक, ठीक है, क्लियर है, टाउ डी थीटा, ओके। अच्छा, सो थीटा आई से थीटा एफ तक इंटीग्रेशन करेंगे टाउ डी थीटा का, टाउ कितना है आपका पी ई साइन थीटा, और उसके साथ आपका है ये डी थीटा, ओके, पक्का, सच्ची, बहुत इजी है, अब तो बहुत इजी हो गया होगा, सब समझ में आ गया होगा। क्या करेंगे अपन इसमें से, अब थीटा वाला तो यही है, साइन थीटा और डी थीटा यही वेरिएबल है, तो पी ई अपना आ जाएगा बाहर, साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस होता है, तो माइनस कॉस थीटा, और आपकी लिमिट्स क्या आएंगी, थीटा आई से थीटा एफ, तो एक बार आप थीटा एफ डालोगे फिर माइनस करके एक बार थीटा आई डालोगे। अच्छा, पहले ये माइनस बाहर ले लेते हैं अपन, ठीक, कितना हो जाएगा माइनस पी ई, क्लियर है, माइनस पी ई फिर डालेंगे अपन क्या, कॉस थीटा एफ माइनस कॉस थीटा आई, क्लियर है, माइनस बाहर ले लिया तो माइनस पी ई हो गया, यहाँ बचा कॉस थीटा
और अपर लिमिट थीटा एफ, लोअर लिमिट थीटा आई। तो एक बार अपर लिमिट डालते हैं, फिर माइनस करके एक बार लोअर लिमिट डालते हैं। तो अपर लिमिट डाल दिया थीटा की जगह तो थीटा एफ आ गया, माइनस लोअर लिमिट डाल दिया थीटा की जगह तो थीटा आई आ गया। क्लियर है? इतना क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब इसके बाद आगे कुछ स्पेशल केसेस हैं, ठीक है? क्लियर है? ये खास ध्यान रखना आपको कि मान लो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि एक डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट आपको दे दिया है, ठीक है? डायपोल मोमेंट दिया रहेगा और एक ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है जिसकी वैल्यू भी आपको दी हुई है, यानी कि पी और ई आपको दिया हुआ है, और बोला है कि पहले वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा था, उसको रोटेट करके 60 डिग्री एंगल तक ले गए, ठीक है? तो 30 डिग्री से 60 डिग्री तक आपने घुमा दिया तो आपका थीटा आई 30 डिग्री हो गया और थीटा एफ आपका 60 डिग्री हो गया। तो ऐसे आप cos 60 माइनस cos 30 करके कैलकुलेशन करके ये सारी वैल्यूज डाल के पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। क्लियर है? यही वर्क डन आपका क्या कहलाएगा? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। लिखने की जरूरत नहीं है, चलो ऐसे लिख देते हैं, ठीक है? यू। फाइन? पक्का? सच्ची? समझ में आ रहा है? अच्छा, अब इसको थोड़ा सा आगे और करते हैं अपन। तो अब इसका फर्दर यूज लिखेंगे अपन। इसको एक बार ऊपर लिख दूं फिर से मैं, इसका यूज है हमको। यू इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है हमारा? माइनस पी ई कॉस थीटा एफ माइनस कॉस थीटा आई, ठीक है? अच्छा, ये हटा लेते हैं अपन। तो ये आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, अगर आपने इसको थीटा आई से थीटा एफ तक रोटेट किया तो, बराबर है? अच्छा, तो ये ऐसा मैं कह सकता हूं क्या कि ये मुझे पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस दे रहा है? नहीं कह सकते अपन। दो पॉइंट्स के बीच में ना, ऐसा था आपका डायपोल, फिर आपका डायपोल ऐसे अलाइन हुआ, ठीक है? तो इस पोजीशन में जब आपका डायपोल था, जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा आई एंगल बना रहा था, तब की उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी आपको जब ये पीई कॉस थीटा आई से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है? ये ब्रैकेट के बाहर है ना ये वाला, तो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, है ना? ये माइनस पी वाला इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, राइट? तो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपको कौन सी एनर्जी देगा? U1, यानी कि जब थीटा आई एंगल बना था, यानी कि UI बोल दो, चलो ना, थीटा आई एंगल बना रहा था जब डायपोल, वो एनर्जी देगा, ठीक है? और जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आपको UF दे रहा है, मतलब कि जब डायपोल आपका इस मतलब थीटा एफ एंगल पर आ गया, उस केस में उसकी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? यानी कि ये जो फॉर्मूला है, इनको कंबाइंड हमने करके जो लिखा हुआ है, ये हमको क्या दे रहा है? UF और UI के बीच में, मतलब इधर से इधर बीच में जो मूव किया आपने, उसका पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस यानी डेल्टा U दे रहा है, दैट इज UF माइनस UI दे रहा है वो आपको। समझ में आया? ये फॉर्मूला आपको ये दे रहा है। अगर मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ये चाहिए कि मुझे ये डिफरेंस नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? UF चाहिए डायरेक्टली, ठीक है? मुझे ये इनिशियल एंगल नहीं दिया हुआ है, मुझे डायरेक्टली बोला है कि मेरा जो डायपोल है वो कुछ थीटा एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ठीक है? मेरा डायपोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल या थीटा एफ एंगल जो बोलो बना रहा है। इस पोजीशन में मेरे डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, या बोलूं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल का मिलाकर सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, मुझे ये बताओ, ठीक है? मुझे दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं चाहिए, दो एंगल्स के बीच का, मतलब डायपोल ऐसे अलाइन था फिर ऐसे अलाइन था, इस बीच में दोनों के पोजीशंस के बीच में जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है पोटेंशियल एनर्जी का, वो फाइंड नहीं करना है मुझे। मुझे क्या फाइंड करना है कि ये किस कंडीशन में पहले था मुझे नहीं पता, अभी वो इस कंडीशन में है मुझे इतना पता है, इस कंडीशन में इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है ये बताना है। तो उस केस में आपके फॉर्मूले में दो एंगल तो नहीं चलेंगे, एक ही एंगल चाहिए आपको, है ना? दो एंगल तो रहेगा नहीं, एक ही पोजीशन दिया हुआ, आप दूसरा पोजीशन कहां से लोगे? तो उस केस के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? एक ऐसा रेफरेंस चुनना पड़ेगा, ठीक है, जहां पर वैल्यू 0 हो पोटेंशियल एनर्जी की, ठीक है? क्योंकि फॉर्मूला डिफरेंस का ही आपका फॉर्मूला क्या है? आपका एनर्जी का डिफरेंस देता है। जैसे आपने पॉइंट चार्ज के लिए दिया था, ठीक है? आप एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर लाने के लिए वर्क कर रहे थे, सपोज A से B तक लाए तो वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम A टू B, ये वर्क आपका पोटेंशियल एनर्जी कहलाया था सिस्टम का, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कहलाया था, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कहलाया था। अगर आपको B पर पोटेंशियल एनर्जी चाहिए थी तो आपने क्या किया था? A को आपने मान लिया था इन्फिनिटी पर है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है ना? तो इनका जो डिफरेंस था वो इसका एनर्जी दे रहा था, इसी पॉइंट का एनर्जी बता दे रहा था। समझ में आ रहा है ना? जब आपने ये जो पोजीशन इन्फिनिटी पर ले लिया तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है ना? आपको एक्चुअली में ये जो वर्क डन है वो क्या देता है? वर्क डन क्या देता है आपको? पोटेंशियल डिफरेंस देता है, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस देता है, डेल्टा यू। वो कैसे मिलता है हमको? UB माइनस UA से, ठीक है? UB माइनस UA से मिला था। अब आपने क्या बोला कि A जो पॉइंट है वो इन्फिनिटी पर है, तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है कि यानी कि UA 0 है, तो ये UA जब 0 हो जाता है तो यही डिफरेंस आपको B का पोटेंशियल एनर्जी दे देता है ना? B का पोटेंशियल एनर्जी दे दिया था, फॉर्मूला डिफरेंस वाला ही है, लेकिन आपका A पॉइंट इन्फिनिटी पर चला गया तो वहां पर हमने A रेफरेंस ले लिया, A इन्फिनिटी पर है, वो रेफरेंस है हमारा, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो वही आंसर अब आपको B पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी दे देता है।
तो वही चीज हमको यहां पर करना है, हमको एक ऐसा रेफरेंस चुनना है जहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो, ठीक है, जहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो। तो ऐसा माना गया, ठीक है, द रेफरेंस एट विच पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो इज एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई टू। पाई बाई टू पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। कैसे होती है अभी थोड़ी देर बाद जब फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये एज्यूम किया हुआ है अभी फिलहाल हमने, ठीक है, कि मान लो हमारा रेफरेंस पॉइंट कहां पर है, रेफरेंस कहां पर है, मतलब जब हमारा डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री एंगल बनाए, पी वेक्टर हमारा ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ऐसे जा रहा है, जब 90 डिग्री पर एंगल बनाए, ठीक है, इस कंडीशन में हमने माना कि हमारे डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, यानी कि हमने थीटा ले लिया पाई बाई टू, और मैंने रेफरेंस लिया हुआ है, तो रेफरेंस के साथ हम चेक करेंगे फाइनल वाले का, इसलिए हमने थीटा आई को बोल दिया ये पाई बाई टू है, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट मतलब इसी के रेस्पेक्ट में सब कैलकुलेट करना है, तो यहां से घुमाकर मैं यहां ले गया हूं, मतलब मेरा पहला जो पोजीशन था वो कितना था, पाई बाई टू था, और वहां से मैं घुमा के किसी पर्टिकुलर एंगल पर ले गया हूं, ठीक है। तो अच्छा थीटा को पाई बाई टू लिखा था, यहाँ पे लिखो, सो इनिशियल, ऐसा नहीं, सो कंसिडर initial angle at that is theta I equals to pi by 2 and final angle that is theta F that is equals to theta, ठीक है। तो आपने क्या मान लिया कि जो आपका इनिशियल पोजीशन था डायपोल का वो कितने पर था, पाई बाई टू पर था एंगुलर पोजीशन, और फाइनल जो पोजीशन है मतलब थीटा डिग्री का डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब ये माना हमने कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा था, तो हमारा डायपोल पहले ऐसा था 90 डिग्री से अलाइन था, और उसके बाद हमने उसको घुमाया, अब वो थीटा डिग्री से अलाइंड है, ठीक है। तो ये मेरा इनिशियल एंगल 90 डिग्री और मेरा फाइनल एंगल थीटा, क्लियर है। यहाँ से घुमा के मैंने ऐसे अलाइन किया हुआ इसको, ओके। अच्छा तो थीटा आई आपका पाई बाई टू का, थीटा एफ आपका थीटा हो गया, तो उस हिसाब से आपका फॉर्मूले में क्या मॉडिफिकेशन आ जाएगा, यू इज इक्वल्स टू माइनस पी ई कॉस थीटा एफ की जगह आप क्या डाल दोगे, थीटा, माइनस थीटा की जगह आप क्या डाल दोगे, कॉस पाई बाई टू, थीटा की जगह पाई बाई टू डालने वाले हो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस पी ई, ये कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कॉस पाई बाई टू जीरो होता है, तो खाली क्या बचेगा, कॉस थीटा। तो ये आपका मेन फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये आपका मेन फॉर्मूला आ गया, यहीं तक डेरिवेशन करना था। तो डेरिवेशन में कुछ भी नहीं है, हलवा है, ठीक है, सिंपल है। आपको क्या करना है, एक डायपोल अलाइन करवाना है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा आई एंगल के साथ, फिर आपको यही मानना है कि वहां से थीटा आई से आपने घुमा के उसको थीटा एफ तक ले गए छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स में, यानी कि थीटा डी थीटा डिस्प्लेसमेंट्स में। फिर आपको डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करना है, क्या, वर्क डन, पोटेंशियल यानी वर्क डन, इंटीग्रेशन थीटा आई से थीटा एफ तक, टाउ डी थीटा का, और टाउ क्या होता है आपका पी साइन थीटा, फिर डी थीटा, फिर उसका इंटीग्रेशन करके वो डिफरेंस वाला फॉर्मूला आता है। फिर थीटा एफ को आपको ले लेना है थीटा, और थीटा एफ को ले लेना है पाई बाई टू, वैल्यू डाल के आगे आंसर, ठीक है, सिंपल है। तो देखा जाए तो पूरे थ्योरम में सिर्फ दो मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है, सिर्फ दो कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है, ये कि आपको थीटा आई से थीटा एफ तक घुमाना है, ठीक है। यहां पर नेट फोर्स जीरो होता है, इसलिए यहां पर टॉर्क का कॉन्सेप्ट आएगा, है ना, टॉर्क के साथ आप घुमाना चाहते हो तो आपको इसलिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेना है और टॉर्क लेना है वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, वर्क डन होता है ना, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, वर्क डन होता है, और वो वर्क डन कैसे मिलेगा आपको, इस बार टॉर्क के फॉर्म में, ये ध्यान रखना है। यानी कि आपको कैलकुलेट क्या करना है, वर्क डन, ठीक है, और वो वर्क डन आप कैसे कैलकुलेट करोगे, टॉर्क यूज करके, तो टॉर्क के साथ डी थीटा आ जाएगा, है ना। तो एंगुलर जो हमने एंगुलर मोशन पढ़ा था चैप्टर 11th में, उसका कॉन्सेप्ट यूज करना, ये दो चीज याद रखनी है कि पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए वर्क निकालो, और वर्क कैसे निकालोगे, एंगुलर सारे कॉन्स्टेंट्स यूज करके, ठीक है, एंगुलर वेरिएबल्स यूज करके, कॉन्स्टेंट नहीं सॉरी, एंगुलर वेरिएबल्स, ओके। तो ये पूरा हमारा डेरिवेशन आ गया। अच्छा, कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस करने के लिए मैंने कहा था। अच्छा हाँ, एक और चीज मैंने आपको थोड़ा देर पहले क्या बताया कि ये जो पाई बाई टू हम थीटा ले रहे हैं ना, है ना, रेफरेंस इसको हम जीरो ले रहे हैं कि जब आपका पाई बाई टू पर होता है थीटा तभी जीरो होता है आपका डायपोल, मतलब परपेंडिकुलरली अलाइन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तब आपकी पोटेंशियल एनर्जी डायपोल की जीरो होती है, ये मैंने कहा था। आप वैसे भी चेक कर लो, फॉर्मूला ये आ रहा है ना आपका, थीटा पाई बाई टू डाल दोगे यहाँ पे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो पी के साथ जीरो मल्टीप्लाई का पूरा जीरो रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, समझे। इसलिए हमने रेफरेंस थीटा पाई बाई टू लिया है जीरो, ठीक है। द रेफरेंस एट विच पी इज जीरो इज एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई टू, समझे। फाइनल फॉर्मूला आ गया आपका। इसमें अगर आप पाई बाई टू डाल दो तो कॉस पाई बाई टू जीरो होता है, तो जीरो इंटू पी इज जीरो, यानी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो रही है, समझे। तो इसका मतलब यही हुआ कि पाई बाई टू पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, और इसीलिए आप रेफरेंस में स्टार्टिंग में उसी को ले रहे हो, क्लियर है, ओके। तो अब कुछ स्पेशल केसेस जो मैंने कहे थे वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। क्या क्या स्पेशल केसेस हैं यार, कुछ स्पेशल केसेस नहीं है, बस सब
धोखा है, आधी चीज़ आपको पहले से पता है, ठीक है, सब पता ही आपको। कह सकते हैं हम 3 कॉन्फ़िगरेशंस डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं हम, 3 कॉन्फ़िगरेशंस फॉर डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपका डाइपोल रखा है तो 3 कॉन्फ़िगरेशंस पॉसिबल है, ठीक है। वो 3 कॉन्फ़िगरेशंस अपन डिस्कस कर रहे हैं। पहला कॉन्फ़िगरेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऐसे है, देखो 4 कह सकते थे हम, ठीक है, 4 कह सकते थे। एक तो नॉर्मल एंगल पर ओरिएंटेड, और 3 अभी हम डिस्कस करेंगे, पर वो नॉर्मल वाला डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए अब हम ये 3 स्पेशल केस डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, और आपका डाइपोल जो है वो ऐसे अलाइंड है, ठीक है, -q + q। तो आपका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा, ठीक है। p वेक्टर का डायरेक्शन ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, ओके। तो आपका थीटा कितना है यहाँ पर इस केस में, π/2 है, ओके। इस केस में मुझे ये बताओ नेट फोर्स कितना होगा भाई। डाइपोल अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल है, वो किसी भी एंगल से ओरिएंटेड हो, परपेंडिकुलर हो, पैरेलल हो, कैसा भी एंगल बना रहा हो, एफ नेट तो 0 ही होता है भाई। ओहो, थीटा कहाँ लिख दिया मैंने, 0, मतलब QE इस तरफ और सेम QE इस तरफ, है ना, तो नेट फोर्स 0 ही होगा भाई। ये तो ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है अपन ने, ठीक है, इसमें कुछ अनोखी बात नहीं है। अच्छा, टॉर्क की बात करें तो टॉर्क 0 होगा क्या, नहीं, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, PE sin थीटा होता है, PE sin थीटा होता है, और ये थीटा कितना आपका π/2 है, यानी PE sin π/2, और sin π/2 की वैल्यू क्या होती है 1, यानी कि sin π/2 जब होता है ना तब साइन की वैल्यू मैक्सिमम होती है ना। तो इस केस में मैक्सिमम है, यानी कि इस केस में टॉर्क इज मैक्सिमम, यानी कि कितना PE, समझे, ये मैक्सिमम टॉर्क देता है। क्या कह रहा हूँ, समझ में आ रहा है। आपका जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलरली अलाइंड होता है, परपेंडिकुलर है यानी कि 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो नेट फोर्स तो 0 होता है आपका, लेकिन टॉर्क जो होता है वो मैक्सिमम टॉर्क होता है, इससे ज़्यादा टॉर्क नहीं हो सकता, ठीक है। और किसी पोजीशन में होगा तो इतना टॉर्क नहीं मिलेगा, ये मैक्सिमम टॉर्क है, क्लियर है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी की बात करें अपन, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इसकी, फॉर्मूला क्या है, PE cos थीटा है, अच्छा सॉरी -PE cos थीटा है ना, तो -PE cos π/2 यानी कि 0। जब परपेंडिकुलर होगा डाइपोल तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, टॉर्क मैक्सिमम होगा, फोर्स टोटल 0 होगा, क्लियर है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, दूसरा केस डिस्कस करें अपन, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ऐसे है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और आपका डाइपोल भी ऐसे ही है, -q इस तरफ +q इस तरफ, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ है, और P क्या माइनस से प्लस की तरफ ही तो होता है आपका P वेक्टर, तो P वेक्टर का डायरेक्शन भी ऐसे ही है, ठीक है। यानी कि इसको बोलो डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर पैरेलल, सॉरी परपेंडिकुलर, ठीक है, यानी कि जब थीटा 90 था। यहाँ पर लिखो डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर पैरेलल, जब पैरेलल हैं तो थीटा कितना होगा आपका 0 होगा। अच्छा, नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स तो मैंने पहले बता दिया, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है डाइपोल तो नेट फोर्स हमेशा 0 ही होगा। टॉर्क की बात करें तो टॉर्क का फॉर्मूला PE sin थीटा होता है ना, तो PE sin, अच्छा जब पैरेलल है डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ तो कोई एंगल नहीं बनता है, एंगल 0 होता है, तो PE sin 0, sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0, sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो इसलिए आपका टॉर्क क्या हो गया इस बार 0 हो गया, समझे। जब पैरेलल होता है आपका डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के तो टॉर्क 0 होता है। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें अपन तो पोटेंशियल एनर्जी, अच्छा यार ये PE लिखा ना तो बच्चे कंफ्यूज जाएंगे, इधर भी PE इधर भी PE, तो PU लिख लेते हैं, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी U क्या हो जाएगा हमारा -PE cos 0, राइट। cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये आएगा कितना -PE, है ना। अच्छा, ये क्या हो रहा है, मैक्सिमम मिल रहा है कि मिनिमम मिल रहा है, ये मिनिमम मिल रहा है, ठीक है। U इज मिनिमम, यानी कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मिल रही है। इस केस में आपका डाइपोल जो है वो स्टेबल होता है, क्या होता है, स्टेबल होता है,
ठीक है, स्टेबल है मतलब ये इसकी नेचुरल कंडीशन है, इस कंडीशन में रहेगा तो वो शांति से पड़ा रहेगा। अगर आपको इसको किसी और पोजीशन में आपने रख दिया, इसको अगर आपने किसी और पोजीशन में इसको रखा तो ये कोशिश करेगा कि वो इसी पोजीशन में जाए। समझ में आया क्या कहना, समझ में आ रहा है? आपने ये भी देखा था ना, देखो अपने टॉर्क वाले में भी डिस्कस किया था कि अगर आप डायपोल को किसी और एंगल पर रखते हो तो वो चाहता है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अलाइन हो जाए, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अलाइन हो जाए ताकि टॉर्क जीरो हो जाए। तो देखो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ पैरेलल हो जाएगा तो टॉर्क जीरो हो जाता है ना, और उसी केस में आपकी पोटेंशियल एनर्जी भी मिनिमम आती है। तो कोई भी सिस्टम ये चाहता है कि उसकी जो एनर्जी है वो मिनिमम रहे, तभी वो स्टेबल रहेगा। ठीक है, ये नेचुरल लॉज हैं कि कोई भी सिस्टम ये चाहता है कि उसकी जो अपनी सिस्टम की एनर्जी है वो मिनिमम बनी रहे। तो इस केस में आपको मिनिमम एनर्जी मिल रही है, तो इस केस में आपका डायपोल स्टेबल है, और टॉर्क के हिसाब से भी आपका टॉर्क जीरो है तो आपका डायपोल स्टेबल है। क्लियर है, पक्का? ओके। अब अगर दूसरा केस डिस्कस करते हैं जिसमें अपना डायपोल जो है वो एंटी पैरेलल है। ठीक है, डायपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर एंटी पैरेलल, मतलब ऑपोजिट अलाइंड एक दूसरे के साथ। मतलब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है और आपका डायपोल जो है इधर माइनस क्यू और इधर प्लस क्यू लगा दिया, है ना। नॉर्मली माइनस क्यू प्लस क्यू ऐसा रखा था, अपन इसको उलट दिया तो आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ और ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ। ओके, तो ये एंटी पैरेलल कहलाएंगे, यानी कि थीटा कितना होगा आपका, हाँ यहाँ π/2 लिख रहा था ना अपन, अच्छा यहाँ नहीं लिखा था अपन ने, यहाँ भी लिख लो भाई थीटा π/2। यहाँ पर थीटा हमारा कितना आएगा पाई, यानी कि 180 डिग्री, डिग्रीज में बोले तो 180 डिग्री और रेडियन में बोले तो पाई। ठीक है, अच्छा इस केस में नेट फोर्स, बाई नेट फोर्स तो हर बार जीरो ही रहेगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा टाउ क्या आएगा आपका, फॉर्मूला क्या है, PE साइन थीटा, है ना। तो PE साइन पाई यानी कि साइन 180, साइन 180 की वैल्यू क्या होती है, जीरो, तो ये भी हो जाएगा जीरो, यानी इस बार भी आपका टॉर्क जीरो है। तो डायपोल इस हिसाब से देखा जाए तो डायपोल एंटी पैरेलल भी रह सकता है ना, लेकिन अपन पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। क्या है फॉर्मूला, -PE cos थीटा, है ना, तो आएगा -PE cos पाई। अच्छा cos जीरो की वैल्यू होती है 1, है ना, cos जीरो की वैल्यू 1 होती है और cos पाई की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये कितना आएगा आपका -PE इंटू -1 यानी कि PE पॉजिटिव में आएगा। तो इस केस में आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, ये कंडीशन कहलाएगी अनस्टेबल कंडीशन। ठीक है, ये क्या कहलाएगी, अनस्टेबल कंडीशन। यहां आपका डायपोल अनस्टेबल है। क्यों मैंने लिखवाया पता है, इससे दो चीजें होती हैं, एक कि आपका डायपोल का जो भी चीज था, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड में उसका टॉर्क को लेकर बिहेवियर, चाहे पोटेंशियल एनर्जी, दोनों एक साथ अपन ने रिवाइज भी कर लिया। ठीक है, साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज हो गई कि 1 मार्क्स के क्वेश्चंस इसमें से बहुत सारे बन सकते हैं। ठीक है, तो वो सारे एक ही साथ आप ये पढ़ोगे तो आपके इस टॉपिक से जितने भी, चाहे डायपोल के एनर्जी की बात की जाए, चाहे डायपोल के टॉर्क की बात की जाए, सारा एक साथ 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो जा रहा है। क्लियर है, तो ये चीज खास ध्यान रखना, डायपोल स्टेबल है जब थीटा जीरो है यानी कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, डायपोल अनस्टेबल है जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, भले टॉर्क जीरो है, टॉर्क जीरो है, डायपोल आपका फिर भी अनस्टेबल है। ठीक है, क्लियर है, तो ये सारी चीजें हो गई। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, टाटा, सी यू।